देखिए आपका आईपीसी में एबेटमेंट चल रहा था यानी कि दुष्प्रेरण। और जो नए लोग हैं भाई आपका बताया जाए उनके लिए भी सूचना दे दी जाए। आपका ये क्लास पहले से ही चल रहा है एपीओ के लिए और आपका सर्किल वाइज चलता रहता है। तो जो लोग नए हैं आपका उनको सीआरपीसी में आपका एफआईआर से मिलेगा आपका यानी कि 154 से। और आपका आईपीसी में 108 से आपका क्लास मिलेगा। और जो क्लास है आपका जब एडमिशन लेंगे तो भाई वीडियो मिलेगा। और फिर आपका बाद में रिवीजन हो तो चलता रहता है सर्किल वाइज। इसके बाद आपका एविडेंस और पुलिस एक्ट आपका लगेगा यानी कि सर्किल वाइज चलता रहता है क्लास। अभी चूंकि आपका डेट फिक्स नहीं है यूपी एपीओ की, न ही बिहार एपीओ की। तो बिहार एपीओ वाले में भी आपका 25 मई डेट लग गई है यानी कि 25 अप्रैल से एक माह बाद हाई कोर्ट ने लगा दिया। अब कब परीक्षा होगी कोई अभी भरोसा नहीं है। यूपी का भी अभी कोई क्लियर नहीं है कि कब परीक्षा होगी। अगर परीक्षा जैसे ही कुछ सूचना ऐसी मिलती है तो उसके बाद थोड़ा स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। और आपका केवल प्री के लिए एक क्लास अलग शुरू किया जा रहा है। वह आपका सोमवार से शुरू किया जा रहा है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। तो वो ऑनलाइन भी चलेगा ऑफलाइन भी चलेगा। तो ऐसी दशा में जो लोग घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं और यहाँ आकर भी। बैठिए इधर बैठ जाए जगह ना नहीं तो इधर बैठिए पीछे है तो हाँ वहीं बैठिए। आईपीसी में आपका शुरू किया गया था 108। देखिए 10 फिर एक बार हम भूमिका बांध देते हैं थोड़ा। तब आपका इधर से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार हम दोहराते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका बताया गया था एबेटमेंट या दुष्प्रेरण आपका 107 में है, धारा 107 में। और कितने प्रकार से किया जा सकता है तो 3 प्रकार से। उसमें पहला प्रकार था कि किसी को उकसा दिया जाए। दूसरा प्रकार था कि कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र द्वारा। यहाँ आपका नया क्वेश्चन बन सकता है कि 107 के सेकंड खंड में और आपका 120 ए में अंतर किस केस में बताया गया। तो ये नया क्वेश्चन वर्तमान में बन सकता है क्योंकि ऐसा मॉडल यूपी आयोग अब शुरू किया है। क्योंकि 34/149 में अंतर पूछा था किस केस में पिछली बार। तो हो सकता है कि 299/300 में अंतर पूछ ले या षड्यंत्र में अंतर पूछ ले। तो भाई केस याद रखना है कि हर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन बताया भी गया था लिखवाया भी गया है। तीसरा तरीका आपका शासकीय सहायता था यानी कि कार्य करते समय या कार्य के पहले किसी व्यक्ति ने इस इरादे से हेल्प किया है ताकि कार्य सुकर हो जाए। तो सुकर का मतलब क्या हो जाए आसान। तो कार्य वह सहायता कैसे किया था, या तो कोई एक्ट या कार्य करके किया या इलीगल ओमिशन यानी कि अवैध लोप करके। लेकिन आपका कार्य इजी या आसान हो गया हो। और तमाम इस पर उदाहरण बताए गए थे। एक पुलिस वाला बताया गया, दूसरा आपका विवाह वाला बताया गया। आपका तमाम उदाहरण बताए गए। एक और उदाहरण आपका बन सकता है नया, और वह आपका सेवक या नौकर का। एक नौकर है अपने मालिक का दरवाजा इस इरादे से खुला रखता है कि चोर आए और आसानी से चोरी करके चले जाएं। तो ऐसी दशा में नौकर ने को आपका शासकीय सहायता किया ताकि चोर आसानी से क्या कर लें, चोरी। तो ये आपका दुष्प्रेरण माना जाएगा। 107 के किस क्लास से गवर्न होगा, थर्ड से। इसके बाद एबेटर या दुष्प्रेरक कौन होगा। तो वह व्यक्ति दुष्प्रेरक होगा जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है या
अगर जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है भले वह अक्षम हो, फिर भी दुष्प्रेरक माना जाएगा दुष्प्रेरक को। यानी कि कुल मिलाकर कौन एबेटर होगा, कौन दुष्प्रेरक होगा, इसके लिए आपका 5 एक्सप्लेनेशन बताए गए हैं। बैठिए बैठिए, 5 स्पष्टीकरण बताए गए हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। पहला स्पष्टीकरण हम देखते हैं, फिर एक बार शुरुआत करते हैं भाई, क्योंकि 5 स्पष्टीकरण, यही धारा थोड़ा बड़ी धारा है, इसके बाद जो भी धाराएं मिलेंगी थोड़ा छोटी छोटी मिलेंगी। आइए 108 में 5 एक्सप्लेनेशन है। अब आपका एक्सप्लेनेशन से भी अलग से क्वेश्चन बनता है। पहला एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं किसी कार्य को करने के लिए बाउंड नहीं है और दूसरे व्यक्ति को उकसाता है या षड्यंत्र रचता है या दूसरे व्यक्ति को सहायता देता है कि वह आपका माने अवैध लोप कर दे, अपना कर्तव्य न निभाए, तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि उसने एबेट माने उसने दुष्प्रेरण दुष्प्रेरण का कार्य किया और उसे दुष्प्रेरक माना जाएगा। एक उदाहरण जरूर यहाँ याद रखिए, जेलर का। जेलर बाध्य है कानूनी रूप से कि वह कैदी को भोजन दे। एक आदमी जेलर को उकसा दिया कि तुम कैदी को भोजन न दो, और भोजन न देने के कारण कैदी मर गया या न मरा, क्योंकि भाई आपका कार्य का होना आवश्यक नहीं है, तो ए कैदी की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये बताया गया था, दूसरा पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि कार्य किया जाए या आश्रित इफेक्ट या प्रभाव हो। इस पर 2 उदाहरण आपको देखना है। ए बी को उकसाता है कि हे बी, तुम सी की हत्या कर दो, और बी सी की हत्या करने से बैठिए हो डिनाई कर देता है, अर्थात इनकार कर देता है, तो ये हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा, भले ही बी द्वारा कोई कार्य न किया गया हो। यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि एबेटमेंट या दुष्प्रेरण एक इंसिएंट अपराध होता है, अपूर्ण अपराध होता है, ये किस एक्सप्लेनेशन में समाहित है, तो एक्सप्लेनेशन नंबर कौन मारेंगे, 2, याद रखिएगा। अपेक्षित प्रभाव भी एक देख लिया जाए। ए बी को उकसाता है कि तुम सी की हत्या कर दो, बी जाकर 2 लाठी मार कर आ जाता है लेकिन हत्या नहीं करता। एक का दायित्व बताइए, तो एक किसके लिए दोषी होगा, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। यानी कि एक किसके लिए दोषी होगा, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए होगा, भले बी ने सी को जान से मारा हो या न मारा हो। तीसरा एक्सप्लेनेशन देखिए, तीसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है वह व्यक्ति अपराध करने के लिए कानूनन समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय है जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दुष्प्रेरित करता है, तो ऐसी दशा में जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति कानूनन अपराध करने में सक्षम ही हो। यानी कि जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है वह हो सकता है कि कानूनन अपराध करने में अक्षम हो, यानी कि उसका कार्य आपका कानूनन ऑफेंस न माना गया हो। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार्य कानूनन भाई अपराध नहीं माना गया है, तो कुछ उदाहरण यहाँ जानने हैं। यहाँ से इलस्ट्रेशन आपका बनता है, और ये बनता है आपका, एक तो हम दिखाएंगे आपका 82 दिखाते हैं, एक 83 का उदाहरण, आप
84 भी देख सकते हैं, 85 भी, 86 भी इत्यादि धाराएं देख सकते हैं। एक उदाहरण देखा जाए, बी एक 6 वर्षीय बालक है। ए बी को उकसाता है कि हे बी, तुम सी के गिलास में जहर डाल दो पानी में, ताकि सी पी के मर जाए। तो ऐसी दशा में चाहे बी ने जहर डाला हो या न डाला हो, ये ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए क्या होगा? जिम्मेदार। अगर बी जहर डाल देता है, सी मर जाता है, तो बी का दायित्व बताइए, ए का दायित्व बताइए। बी मुख्य अपराधकर्ता कहलाएगा और बी का दायित्व निर्धारित होगा आईपीसी के सेक्शन 82 से, और बी पूर्ण रूप से बचाव का हकदार होगा, क्योंकि 82 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम के शिशु द्वारा किया गया। लेकिन ए का दायित्व क्या होगा? ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए, यानी कि हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का भागी होगा। इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है, भले वह बच जाए, माने किसी कारण से, चाहे उसका कार्य आपका कानूनन क्षम्य हो, लेकिन दुष्प्रेरक नहीं बचेगा। यानी कि बी के दायित्व पर ए का दायित्व निर्भर नहीं करता, यानी कि मुख्य अपराधकर्ता की लाइबिलिटी पर ए बेटर की लाइबिलिटी निर्भर नहीं करती। ए बेटर की लाइबिलिटी अलग और मुख्य अपराधकर्ता की लाइबिलिटी अलग। अगला देखिए आपका स्पष्टीकरण 3 को आपका समझाने के लिए आपका कुछ इलस्ट्रेशन दिया गया है, और प्री और मेंस में इन्हीं इलस्ट्रेशनों से क्वेश्चन बनता है। 4 आपका दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, और चारों उदाहरणों को सतर्क रहिएगा, चारों भाई पढ़कर जाना है। देखिए पहला उदाहरण, को दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा, यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हैं, और वहीं आशय रखता है जो कि क का है, वहाँ चाहे वह कार्य किया जाए या न किया जाए, क अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इसका मतलब भाई आपका 2 धाराओं से देखिए आपका, इसका मतलब ये हुआ कि ए एक बी को दुष्प्रेरित करता है और बी 82 या 83 वाला है, यानी कि क्या है? शिशु। या किसी पागल को दुष्प्रेरित करता है, यानी कि किस धारा वाला? 84। अगर ये कार्य विधि के अनुसार सक्षम व्यक्तियों द्वारा किया जाता तो अपराध होता, तो भले ही ए ने किसी बालक को या किसी पागल को दुष्प्रेरित किया है, ए उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए लायबिल होगा और ए को एबेटर या दुष्प्रेरक कहा जाएगा। पहला दृष्टांत सामान्य निकला। दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए आपका, यह की हत्या करने के आशय से ख को, जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए क उकसाता है, जिससे यह की मृत्यु कारित हो जाती है। ख दुष्प्रेरित के परिणाम स्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे ब की मृत्यु कारित करता है। यहाँ यद्यप ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि क उसी प्रकार से दंडित होगा मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसलिए क मृत्युदंड से दंडनीय है। तो दूसरा उदाहरण फिर बालक पर आ जाता है। बी एक बालक है जो कितने वर्ष से कम है? 7 वर्ष से। ए ऐसे बालक को उकसाता है कि तुम सी की हत्या कर दो। इस उकसाहट में बालक सी की हत्या कर देता है
बालक बचाव का हकदार होगा, इसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। किस धारा में? 82। लेकिन ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का क्या होगा? भागी। अब यहाँ 2 पॉइंट एक एक शब्दों में पकड़ना है। अगर एक घटना स्थल पर मौजूद है तब क्या होगा, और अगर एक घटना स्थल पर मौजूद नहीं है तब क्या होगा, यही पूछा जाता है। स्पष्ट बेयरक लिखता है कि जब भी बालक सी की हत्या कर रहा है या जहर देता है तो वहाँ ए अनुपस्थित है कि उपस्थित है। स्पष्ट बेयरक में लिखा गया दूसरे उदाहरण में अनुपस्थित है। अगर उपस्थित होता तो मामला थोड़ा अलग हो जाता। अब दोनों कंसेप्ट बनाइए। अगर ए बी को उकसाया कि तुम सी की हत्या कर दो, बी 6 वर्षीय बालक है, तो बी बच जाएगा। किस धारा में? 82 में। लेकिन ए अगर घटना स्थल पर उपस्थित नहीं है तब सतर्क रहना, यही क्वेश्चन गलत होता है। तब ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का भागी होगा। और अगर घटना स्थल पर उपस्थित है जब बी सी को मार रहा है तब हत्या के दुष्प्रेरण के लिए नहीं, डायरेक्ट अब किसके लिए दायी होगा? हत्या के लिए। यानी कि दुष्प्रेरक का दायित्व एक कंडीशन में केवल बदलता है अगर वह अपराध करते समय आपका घटना स्थल पर क्या हो? मौजूद हो, एपियर हो। सेक्शन में लिखवा भी चुका हूँ, बताया भी हूँ। कौन सा सेक्शन है? 114 यानी कि 114। अब अगला देखिए भाई, आपका दृष्टांत नंबर तीसरा दृष्टांत। ख को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए क उकसाता है। यानी कि आपका क उकसाता है। ख चित्त विकृतता के यानी कि पागलपन के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति का या यह कि वह जो कुछ कर रहा है रांगफुल है या ला के अगेंस्ट में है जानने में असमर्थ होने के कारण क के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस घर में आग लगा देता है। ख ने कोई अपराध नहीं किया किंतु क आपका दंडनीय होगा। अब आग लगवाइए। अब पागल से आग लगवाया जा रहा है तो तुरंत एक और सेक्शन आपका जोड़ेंगे 84। बी एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, चित्त विकृत पर्सन है और ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी के घर में आग लगा दो। इस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भी सी के घर में आग लगा देता है। बी का दायित्व बताइए, ए का दायित्व बताइए। तो बी किस अपराध के लिए दोषी होगा? क्योंकि अनसाउंड माइंड है तो बी किस धारा में बच जाएगा? 84। किसी भी अपराध के लिए लायबिल नहीं होगा। लेकिन ए का दायित्व बताइए। तो ए घर में आग लगाने के दुष्प्रेरण द्वारा या दूसरी भाषा में इसको हम कहेंगे अग्नि द्वारा रिष्टि के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। किसके लिए? अग्नि द्वारा रिष्टि में नुकसान पहुंचाना। अग्नि द्वारा रिष्टि के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। तुरंत एक दायित्व बना, बताइए। अगर एक घटना ए जिस समय भी आग लगा रहा है, अगर ए उस घटना स्थल पर उस समय क्या हो? उपस्थित हो, तब एक का दायित्व पूछ ले तो थोड़ा सतर्क रहना है। अब दुष्प्रेरण हटा दीजिएगा। ए डायरेक्ट अग्नि द्वारा रिष्टकारित करने के लिए क्या होगा? जिम्मेदार। और कौन सा धारा में जाएगा? 114। मैंने आपका हो तो अलग बात है, रिष्टि 425 से लेकर तमाम धाराएं हैं। अगला देखिए भाई, चौथा दृष्टांत देखिए। दृष्टांत का वर्क ये रहेगा, पूछा जाता है इधर। चोरी करने के आशय से यह के कब्जे में से यह की संपत्ति लेने के लिए ख को उकसाता है। ख को यह विश्वास करने के लिए क दुष्प्रेरित करता है
कि वह संपत्ति क की है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो तो संपत्ति दूसरे की है। तो आइए देखा जाए प्रॉपर्टी के मामले में। अब चोरी का दुष्प्रेरण कराइए। ये एक व्यक्ति है बी को उकसाता है कि हे बी, ये जो छाता दिख रहा है ये छाता मेरा है, और तुम जाकर ये छाता सी के कब्जे से क्या कर लो, ले लो। बी गुड फेथ में यानी कि बोनाफाइड सद्भावना पूर्वक ये विश्वास करता है कि यह छाता ए का है, और बी की सम्मति के बिना बी के कब्जे से ले लेता है, और बाद में पता लगता है कि छाता ए का नहीं था, छाता किसका था, सी का। अर्थात ए ने बी को उकसा दिया कि जाकर दूसरे का छाता क्या करो, ले लो। बी का क्या दोष है, तो बी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता था कि छाता किसका है, ए का। यानी कि आपका जो चोरी के लिए डिसऑनेस्टली होनी चाहिए, बेईमानी होनी चाहिए, वह बी के मन में छाता हटाते समय थी कि नहीं थी। लेकिन ए दंड का भागी होगा, क्योंकि जानबूझकर किसको उकसाया है, बी को, तो 21 अपराध के लिए दंडित होगा। तो आपका चोरी के दुष्प्रेरण के लिए अगर एक घटना स्थल पर मौजूद है, यानी कि जिस समय बी छाता हटा रहा है उस समय वहां उपस्थित तो एपियर हो ए, तो डायरेक्ट चोरी के लिए कराइएगा। दुष्प्रेरण शब्द क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। एक बात याद रखिए, बार बार मैं बता रहा हूँ। अगला देखिए आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 4 देखिए। स्पष्टीकरण 4 से भी 2-3 बार क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण ये सीधे कहाँ निगमित है, कहाँ दिया गया है। 3-4 बार रिपीट किया है क्वेश्चन कि एबेटमेंट का एबेटमेंट, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा, ये सीधे कहाँ निगमित है। ये कई बार क्वेश्चन आया, गलत न हो तो धारा 108 के किस एक्सप्लेनेशन में, 4 में। अब चौथा देखिए, बस बहुत अच्छा उदाहरण एक ही देखा जाए। ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी को उकसाओ कि सी डी के घर में चोरी कर ले। तो यहाँ दुष्प्रेरक 2 हो गए, कौन, ए बी। फिर ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम किसको उकसाओ, सी को, किसी किसके घर में चोरी कर ले, डी के। तो यहाँ दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण यानी कि कितने दुष्प्रेरक हो गए, 2। ए किसको दुष्प्रेरित किया, बी को, और बी किसको दुष्प्रेरित किया, सी को। तो ये दोनों चोरी के दुष्प्रेरण के लिए क्या होंगे, जिम्मेदार। भाई याद रखिए कहाँ ये सीधे निगमित है, 108 का एक्सप्लेनेशन नंबर किस में, आपका 4 में। रट कर जाइए। और 5वां स्पष्टीकरण देखा जाए। 5वां स्पष्टीकरण ट्रांसपेरेंसी द्वारा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण को बताता है। अब थोड़ा बहुत षड्यंत्र आपको जानना पड़ेगा। आम यानी कि ट्रांसपेरेंसी को हम बताएंगे डिटेल में, तो आगे हम बताएंगे जोड़कर कई जगह से। देखिए आपका षड्यंत्र क्या है, तमाम केस भी बताया जाएगा, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में निकाला जाए। देखिए षड्यंत्र के लिए आपका मूल प्रावधान आईपीसी में 107 के क्लाज सेकंड में था, और उसमें ये प्रावधान था कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साजिश रचते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और किसी कार्य को करने या कराने के लिए, तो ये साजिश कही जाएगी। लेकिन ये साजिश के लिए तभी दंडित होंगे जब उस साजिश के अनुसरण में कोई एक्ट यानी कि कोई कार्य हो या अवैध लोप हो, यानी कि कुछ न कुछ कार्य का किया जाना क्या था, आवश्यक। लेकिन आपका 120 ए बाद में जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि अगर अपराध के लिए साजिश है तो कोई कार्य करना आवश्यक नहीं है, मात्र साजिश रचने के लिए
आप दंड के क्या होंगे भागी, ये कहा गया। तो अगर षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण किया जाता है तो क्या ये आवश्यक है कि सभी षड्यंत्रकारी सभी बातों को जाने? नहीं। और सब आपस में मिलकर योजना बनाए? नहीं, ये आवश्यक नहीं है। बस ये है कि माइंड उनका मिला हो। सभी षड्यंत्रकारी सभी बातों को नहीं जानते। अब आइए एक षड्यंत्र रचा जाए, जिससे मान लीजिए कि भारत की संसद पर अटैक करना है। पाकिस्तान से दुबई फोन गया, दुबई से पैसा भारत आया, भारत में एक कबाड़ी को कुछ पैसा देकर कहा गया कि जाओ ये टिफिन इस इलाके में रख देना। तो ये सब आपका एक ही थाली के चटे बट्टे हैं, यानी कि एविडेंस की भाषा में कहा जाए एक ही संव्यवहार के भाग हैं, यानी कि सब घटनाएं रेस जीएसटी में आएगी। किस में आएगी? और ये साजिश है। ये जरूरी नहीं है कि कबाड़ी व कबाड़ वाला ये जानता हो कि किसने रचा है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग सभी बातों को षड्यंत्र में जाने। अगर वह कुछ बातें ही जानता है तब भी क्या है, पर्याप्त। तो होता क्या है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कबाड़ वाले को पकड़ी। उसके बाद आका कौन है, तो आका छुपा बैठा रहता है, जल्दी पकड़ में नहीं आता। वो ये लिंक मिलता है कि यहाँ से वहाँ गया पैसा, वहां से इनके खाते में आया, तो फर्जी खाता खोला रहता है आदमी, फर्जी आपका आधार कार्ड लगाकर, तब वहां से क्या हो जाता है, खाता बंद करके गायब। तो ये लिंक जो एक दूसरे से अटैच हैं, ये रह जेस्टे हैं। और इसी को इस समय क्या कर दे रहे हैं, आतंकवादी काट दे रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। तो आपका यानी कि पांचवा एक्सप्लेशन षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के बारे में है। यह आवश्यक नहीं कि एक जगह बैठकर मीटिंग किया जाए, बस ये है कि कुछ माने षड्यंत्र का वो हिस्सा हो, यानी कि कुछ कार्यों को जानता हो। आपका षड्यंत्र के बारे में तमाम प्रावधान है जो आगे बताए जाएंगे। एविडेंस की धारा 10 भी आपका देखनी है। तमाम केस हैं, अब उतना हम बता नहीं सकते हैं, अलग कानून चलेगा तो आपका। और 120 ए में हम बताएंगे थोड़ा डिटेल में। इस प्रकार आपका 108 समाप्त हो गई। अब आ जाइए 109। 10 जहाँ तक 9 की बात है, आपका सफल दुष्प्रेरण को दंडित बनाती है। अब सफल दुष्प्रेरण क्या हुआ, तो आपका ध्यान से देखिए भाई, आपका तब बैरक शुरू किया जाएगा। सफल दुष्प्रेरण को सफल बनाइए, तो दो तीन उदाहरण सफल तो बनाइए। 109 109 से दो तीन बातें और आपको सीखनी है, जाननी है। तीन चार बातें पहले जानिए तब बताया जाए। धारा 109। अब अगला क्वेश्चन जो प्री के लिए है कि आईपीसी में पनिशमेंट या दंड की शुरुआत किस धारा में होती है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 109 से। अगर पूछ ले कि आईपीसी में सजा की शुरुआत, दंड की शुरुआत, पनिशमेंट की शुरुआत किस सेक्शन से होती है, तो आपका जवाब रहेगा 109। 109 में किसके लिए दंड है, तो जो दुष्प्रेरण आपका सफल हो गया, यानी कि कार्य पूर्ण हो गया, तो दो तीन कार्य के लिए उकसाइए और पूर्ण कराइए। ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, और बी सी की हत्या कर देता है। तो बताइए आप लोग, कार्य सफल हुआ कि असफल? सफल हो गया। तो ए आपका, अब आइए ए का दायित्व पहले बताइए। ए किसके लिए दोषी होगा, हत्या के लिए कि हत्या के दुष्प्रेरण के लिए? तो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए, यानी कि ए का दायित्व क्या हो गया, हत्या के दुष्प्रेरण। भाई दायित्व बदलता नहीं है, बस एक कंडीशन में बदलेगा, जब एक घटना स्थल पर क्या होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, टेक्निकल जो क्वेश्चन आते हैं,
तो एक आदायत्व इसमें क्या होगा, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। अब समस्या है कि दंड किसके लिए पाएगा, तो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए लायबिल तो होगा, लेकिन दंड आपका उसके लिए पाएगा जो हत्या के लिए क्या है कानून में दिया गया है। यानी कि दंडित किसके लिए होगा, तो हत्या के लिए, लेकिन आपका उसका लाइबिलिटी क्या होगी, तो लाइबिलिटी आपका हत्या का दुष्प्रेरण के लिए। लेकिन दंड कौन पाएगा, तो जो हत्या के लिए है। यानी कि हत्या के लिए अब कहाँ दंड है देखना पड़ेगा, 302 में, यानी कि एक की धारा के तहत दंडित होगा 302, लेकिन लाइबिलिटी में अंतर नहीं पड़ेगा। लाइबिलिटी रटे रहिए किसके लिए, हत्या के दुष्प्रेरण। दूसरा सफल कराइए। आपका ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी के घर में चोरी कर लो। बी चोरी कर लेता है तो दुष्प्रेरण सफल हुआ कि असफल, सफल। तो ए किसके लिए जिम्मेदार होगा, चोरी के दुष्प्रेरण के लिए। तो ए को दंड कौन सा दिया जाएगा, जो चोरी के लिए है। भाई जिम्मेदारी इसकी अलग, दंड किसके लिए दिया जाएगा, जो उस अपराध के लिए। अब आइए बेयर एक्ट देखिए भाई, बेयर एक्ट देखिए। अभी एक और टेक्निकल इसमें बात आएगी। देखिए 108 तो छूट ही गया, चलिए अभी बताते हैं। देखिए आपका दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई एक्सप्रेस या अभिव्यक्त उपबंध न हो। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन नया आइए जाना जाए। क्वेश्चन नया ये बन सकता है कि दुष्प्रेरण के लिए रिजुडियरी प्रावधान, अवशिष्ट प्रावधान या अवशेषी प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो आप बताइएगा 109 में दिया गया है। इसका मतलब हेडिंग ही बताती है, हेडिंग से सतर्क रहना है कि यदि दुष्प्रेरण के लिए अलग से किसी धारा में दंड का प्रावधान है और अभियुक्त का मामला दुष्प्रेरक का मामला उस सेक्शन में आ जाता है, तब 109 अप्लाई नहीं होगी। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए भाई। आपका दो तीन उदाहरण पहले गौर करिए। ए बी को बताइए, पढ़ आइए बैठिए, वहीं बैठिए, हाँ बैठिए। देखिए आपका ए बी को उकसाता है कि हे बी, माने ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम आत्महत्या कर लो, और बी आत्महत्या कर लेता है। तो अगर बी 18 साल से कम एज का है तो मामला 305 में जाएगा, और अगर 18 या उसके ऊपर है तो ये मामला 306 में जाएगा। तो यहाँ भी दुष्प्रेरण हो रहा है, लेकिन चूंकि अलग से कानून में इसे क्या बनाया गया है, दंडनीय, तो क्या 109 अप्लाई यहाँ करेगी कि नहीं, बताइए। तो यहाँ नहीं करेगी। यानी कि फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए कि अगर कहीं एबेटमेंट के लिए अलग से दंड का प्रावधान स्पेशली है, वहाँ 109 अप्लाई नहीं होगी। तो 109 कब होगी, अगर दुष्प्रेरण के लिए अलग से कहीं कोई प्रावधान न हो। भाई अब यह है कि कहीं कोई प्रावधान नहीं तब वो धारा अप्लाई हो। अगर ऐसी धाराएं हैं तो याद रखिए उसको एक लाइन में रिजुडियरी सेक्शन या अवशिष्ट धारा या अवशेषी धारा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका ये बनने का चांस रहता है। तो आईपीसी में दुष्प्रेरण के बारे में अवशेषी प्रावधान कहाँ है, 109। यही लोक न्यूसेंस के बारे में पूछे तो मैं बताया था 290। और यही प्रयत्न के बारे में पूछ ले अवशेषी प्रावधान तो 511। यानी कि अलग से कहीं प्रयत्न दंडनीय नहीं है, तब किस सेक्शन में जाएगा, 511। तो एपीओ के लिए
आपका एविडेंस में अवशेषी प्रावधान रिजुडियरी प्रोविजन पूछा जाता है सुसंगतता के बारे में। आपका 11 सेक्शन है एविडेंस का, कौन सा धारा 11, जिसे लॉयर्स पैराडाइज या वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब तमाम चीजें भाई उतना भी शॉर्टकट में बताना संभव नहीं है। हम तो एक कंसेप्ट बनाए कि 109 से दंड शुरू होता है, लेकिन आपका दंड दिया ही नहीं गया है। बस ये है कि जो अगर सफल हो गया दुष्प्रेरण, कहीं अलग दंड का प्रावधान न हो, तब कौन सी धारा अप्लाई होगी? 109। अब देखिए बैरक की भाषा भाई आपका, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता में कहीं अन्य कोई प्रावधान नहीं है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो फिर एक बार उदाहरण देखिए। ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो। बी सी की हत्या कर देता है। ए का दायित्व क्या होगा? हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। लेकिन आपका एक किसके लिए दंडित होगा? तो आपका उस अपराध के लिए जिसके लिए दुष्प्रेरण किया था। तो किसके लिए दुष्प्रेरण किया था? मर्डर के लिए। तो किसके लिए दंडित होगा? मर्डर। तो कौन सी धारा के तहत ये दंडित होगा? 302। 109 केवल इंडिकेट करती है कि जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया, सफल रहा दुष्प्रेरण, किसी अन्य धारा में कोई उसके लिए प्रावधान न हो, तो उस अपराध के लिए वह दंडित होगा। लेकिन दुष्प्रेरक का दायित्व नहीं बदलेगा। भले वो हत्या के लिए दंडित हो, लेकिन उसका दायित्व मैं बार बार बता रहा हूँ किसका रहेगा? ए बेटर का ही रहेगा। अगला देखिए आपका एक्सप्लेशन भाई, कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उकसाहट के परिणाम स्वरूप। तो सही तो है, उसमें आपका करना क्या है? तो कब कोई कार्य कहा जाएगा कि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया? तो 107 के तीनों खंड याद रखिए। पहला क्या था? 107 में पहला क्या करके दुष्प्रेरण उकसा दीजिए। दूसरा और तीसरा, तो जो कार्य किया गया है वह या तो उकसाकर उकसाहट का परिणाम हो, षड्यंत्र का परिणाम हो, या शासक सहायता का। अब आ जाइए, एक बीच में एक धारा छूट गई थी 108A। यहाँ से भी आपका प्री में पूछा जा चुका है। निकाल लीजिए भाई धारा 108A। देखिए जब भी आप 108 पढ़िए तो फिर एक बार आप सतर्क रहेंगे। 108 पढ़ने से पहले आप कुछ बातें और पढ़ेंगे। और देखिए आपका 108 पर केस भी पढ़ना है। देखिए 108 भाई, पहले इसकी भूमिका देखिए, क्वेश्चन बन चुका है। हो सकता है कि अंदर से बने तो केस प्री में बन जाए। देखिए 108 हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ से आपका 2-3 बार रिपीट किया है क्वेश्चन, ये भी धारा गलत ना हो किसी भी हाल में। देखिए आपका बे रेट पर देखा जाए क्या कहता है। 108 को या 108 है, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। अब पहले बेरक देखिए, वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। तो कई लोग तो शब्द ही नहीं पकड़ पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है जो भारत में है और भारत से किसी व्यक्ति को एबेट करता है,
दुष्प्रेरित करता है, ये माने आपका दुष्प्रेरित करता है। जैसे कि एक व्यक्ति भारत में है, इंग्लैंड में बैठे एक व्यक्ति को माने दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कि तुम इंग्लैंड की संसद में बम विस्फोट कर दो, और वह व्यक्ति इंग्लैंड की संसद में बम विस्फोट कर देता है, तो ये भारत से कहाँ दुष्प्रेरण किया जा रहा है? विदेश में। अब समस्या देखिए कहाँ आई। भाई एक केस आया, क्वीन इम्प्रेस बनाम गणपत राव रामचंद्र। क्वीन इम्प्रेस बनाम आपका गणपत राव रामचंद्र, ये केस आया 1895 का, यानी कि आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय था। फिर एक बार देखिए, किंग क्वीन इम्प्रेस वर्सेज गणपत राव रामचंद्र, ये केस आया, और ये केस 1895 1895 का है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया, और वह निर्णय ये दिया, आपका याद रखिएगा, कि अगर भारत से कोई व्यक्ति विदेश में किसी दूसरे को दुष्प्रेरित करता है कि तुम अपराध करो, तो ये आईपीसी में कहीं भी दंडित नहीं है, और ऐसी दशा में वह व्यक्ति भारत में किसी कानून के तहत सजा का हकदार नहीं होगा। तो जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये निर्णय इस केस में दे दिया, तो इस निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए, इस निर्णय के बल को कम करने के लिए धारा 108 ए जोड़ी गई। अब अगला क्वेश्चन, कब जोड़ी गई 108? तो 1898 में, यानी कि 1898 में। और स्पष्ट बेयर एक्ट में लिख दिया गया कि अगर कोई भारत में है व्यक्ति और भारत से बाहर अपराध का क्या करता है, एबेटमेंट करता है, तो वह भारत में दंड का भागी होगा। लेकिन जिस कार्य को करने के लिए वह विदेश में लोगों को दुष्प्रेरित कर रहा है, वह कार्य भारत में क्या होना चाहिए? कानूनन अपराध। विदेश से मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए भारत में? अपराध। अब एक उदाहरण बनाया जाए, क्योंकि अब तो उदाहरण रहा नहीं। जारता पर या एडल्ट्री पर पहले बनाया जाता था, लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा उसको भी ले डूबे। यानी कि आपका एक 2 साल और रहते सीआई, तो 2-4 धाराएं आईपीसी की और ले डूबते। यानी कि हम तो जाएंगे 2-4 धाराओं को क्या करेंगे? लेकर ही जाएंगे। तो दो ही, एक धारा पूरी तरह लेकर गए 497, और एक धारा आधा, यानी कि 377 बताया जाएगा आगे आईपीसी में। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए। ये एक व्यक्ति है भारत में जो इंग्लैंड के एक व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है कि तुम जार कर्म का अपराध करो। तो ऐसी दशा में भले इंग्लैंड में वह कार्य अपराध नहीं है, भारत में था, अब नहीं है, तो भारत में वो दंड का क्या होता था? भागी। क्योंकि इंग्लैंड में अपराध नहीं है एडल्ट्री, भारत में अपराध था, लेकिन 2018 के बाद अब अपराध नहीं रहा, तो उदाहरण विफल मार गया। क्योंकि पहले बताया जाता था उदाहरण आपका, लेकिन वर्तमान में ये उदाहरण सही नहीं है, क्योंकि ना तो भारत में अपराध है और न कहाँ अपराध है, इंग्लैंड में। तो बताया जाता था आपका जोसेफ साइन का केस में आपका अवैध घोषित कर दिया गया 497 को, आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार आपका जैसे ही आप भारत से बाहर पढ़िए, तुरंत 2-4 कानून और आपको जानना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन आप जरूर इसमें कवर करिएगा। देखिए आपका सीआरपीसी की धारा 166 है, पिछली बार भी जे में आई थी। सीआरपीसी की धारा 166 भी याद रखिएगा। सीआरपीसी की धारा 188 याद रखिएगा, भारत से बाहर। सीआरपीसी की धारा 189, यानी कि आपका
4 धाराएं सीआरपीसी की पढ़नी है। अब ये बताते हैं क्या करके। फिर आपका एविडेंस में भी भारत से बाहर पढ़ना है, और जो साक्ष्य नियम में पढ़ा जाता है वह आपका लेक्स फोरी यानी कि लेक्स फोरी पढ़ा जाता है। अभी आपका बिहार में पूछा गया था, हिंदू लॉ में भी पूछा गया था, लेक्स फोरी का मतलब भी पूछा गया था। जय एविडेंस ने आईपीसी में भी पढ़ना पड़ेगा। दो धाराएं भारत से बाहर अपराधों में, कौन सा, 3 और 4। और फिर आपका एक संविधान का अनुच्छेद पढ़िएगा, 245 का क्लाज 2। कोरिलेट करिए भाई, भारत से बाहर चला जाए। देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन जीएस में संविधान में भी बन सकता है कि कौन सक्षम है भारत में जो ऐसा लॉ या कानून बनाए जो भारत से बाहर भी लागू हो। आपका देगा संसद सक्षम है, राज्य विधानमंडल सक्षम है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, तो केवल और केवल हमारी पार्लियामेंट सक्षम है। आईएएस में भी जीएस में आया है। फिर एक बार देखिए, यानी कि अगर संसद या हमारी पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जिसका प्रवर्तन कहाँ हो रहा है, भारत के बाहर, तो वह कानून वैध होगा कि अवैध होगा, तो वैध होगा। अवैध न मार दीजिएगा, क्या होगा, वैध। पहला नियम। तो अब अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो क्या वह भारत में दंड का भागी होगा कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा होगा। ये आईपीसी की धारा, दो धाराएं बताती हैं, कौन कौन, एक 3 और दूसरा कौन, 4। ये भारत से बाहर, अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति अपराध किया है और भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो जो एविडेंस लिया जाएगा वह विदेश के कानून के अनुसार लिया जाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। ये भी आपको सतर्क रहना है। तो विदेशी कानून के अनुसार नहीं, किस कानून के अनुसार, भारतीय। क्यों, क्योंकि हमारी जो एविडेंस एक्ट है वह लेक्स फोरी है। लेक्स मतलब ला, अब फोरी मतलब कि फोरम, यानी कि प्लेस, यानी कि स्थान विशेष की विधि। स्थानीय विधि न मार दीजिएगा। अगर लेक्स लोसी दिया रहे, अर्थ पूछे, तो लेक्स लोसी का मतलब स्थानीय विधि। लेकिन अगर लेक्स फोरी दिया रहे तो स्थान विशेष की विधि। इसका मतलब ये हुआ कि भले कोई घटना विदेश में हुई हो, लेकिन भारत में उसे द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधानों के अनुसार क्या किया जाएगा, साबित। ये नहीं कि इंग्लैंड का साक्ष्य अधिनियम आ जाएगा। अब आइए सीआरपीसी, एक क्वेश्चन आपका बनता है, जितनी धाराएं मैं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ। अगर भारत से बाहर इन्वेस्टिगेशन कराना है तो क्या जारी होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र की धारा में 166 है। अगर विदेश से भारत में आ रहा हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो विदेश से भी क्या भारत के लिए जारी होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो भारत से विदेश भेजा जाएगा, कौन सी धारा, 166 है। और विदेश से भारत में आएगा तो 166 भी। अब आइए, अगर भारत से बाहर अपराध किया जाता है तो भारत के किस स्थान के न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ जांच और विचारण, यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल का जुरिडिक्शन होगा। तो बस एक शब्द देखिएगा, जहां अभियुक्त क्या हो, पाया जाए। यानी कि अगर दिल्ली में पा लिया जाए तो दिल्ली में, बॉम्बे में पा लिया जाए तो बॉम्बे में। लेकिन लेकिन लगाना है, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही, यानी कि प्री परमिशन से ही जांच या विचारण कोर्ट द्वारा किया जाएगा,
जब तक केंद्रीय सरकार अनुमति न दे दे, विदेश में अपराध करने वालों के खिलाफ भारत में मुकदमा नहीं चलेगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, सीआरपीसी की कौन सी धारा 188। और विदेश में एविडेंस कलेक्ट करना है तो भारत से क्या जारी होगा? कमीशन, यानी कि हिंदी में आयोग। तो कौन सी धारा सीआरपीसी की? 189। अब आइए आपका आगे बढ़ा जा भाई। अब 109 हो गया। अब जो आपका पढ़ा जाता है, आपका 2-3 एंगल से पढ़ा जाता है। ध्यान से अब देखिए एंगल आपका जो सेक्शनों का है, आपका कुछ दशाओं में आप ये देखेंगे कि जो एबेटर हैं या दुष्प्रेरक हैं, उसका दायित्व बढ़ता है और कुछ दशाओं में उसका दायित्व बढ़ता नहीं है। यानी कि कुछ मामलों में एबेटर की लाइबिलिटी विस्तृत हो जाएगी और कुछ में आपका कह सकते हैं कि सीमित रहेगी। अब इसके लिए आपका देखा जाए सेक्शन 110, फिर 111 और 100 आपका कह सकते हैं 13 देखा जाए, फिर 112 इत्यादि सेक्शन एक एक करके देखा जाए। इसको बंटवारा भी कर लेना है। यानी कि आपका देखिए भाई 110। अब इन धाराओं में आपका ये बताया जाएगा कि क्या आपका माने दायित्व बढ़ेगा कि नहीं। देखिए दायित्व लायबिलिटी का 110 देखिए आपका दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। अच्छे से इसको देखना है। यानी कि धारा 110 में यह सामान्य नियम बताया गया है, जनरल रूल बताया गया है कि जो एबेटर है उसका दायित्व बढ़ता नहीं है, यानी कि उसके दायित्व का एक्सटेंट नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा, उसका दायित्व वाइड या विस्तृत नहीं होगा, सीमित होगा। अब देखिए बेर क्या कहता है, जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है जो किया जाता, यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से किया जाता, न ही भिन्न आशय से। तो एक दो उदाहरण देखिए आपका, एक दो उदाहरण हम देखते हैं। अब देखिए सामान्य नियम है भाई आपका पहला नियम, यानी कि अगर ए को बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी की हत्या कर माने सी की घोर उपहत्या कर दो और बी जाकर सी की हत्या कर देता है, तो सामान्य नियम 110 में है ए का दायित्व बताइए। तो जनरल रूल यही है कि ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए न दोषी होकर सामान्य नियम ये निकला कि जिस कार्य के लिए वह दुष्प्रेरित किया था उसी कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। तो किसके लिए दुष्प्रेरित किया था? मर्डर के लिए कि ग्रीवियस हर्ट के लिए? ग्रीवियस हर्ट। तो किसके लिए जिम्मेदार आपका ए होगा? जनरली ग्रीवियस हर्ट। लेकिन अभी आपका लेकिन लग गया तो अगली धाराएं बची है, ये नहीं कि तो सामान्य नियम किस सेक्शन में आ गया कि दुष्प्रेरक का दायित्व आपका बढ़ता नहीं है, तो कौन सा सेक्शन है कि विस्तार नहीं होता? 110। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। 110 की 3 धाराएं अपवाद हैं और वह तीनों धाराएं पढ़कर जाइएगा अच्छे से। 111, 112 और 113, यानी कि 3 सेक्शन हम ऐसे बताएंगे जहां की 110 सेक्शन का क्या होगा?
विपरीत नियम, यानी कि जहाँ की ए का लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई सतर्क रहिए। जनरल रूल किस सेक्शन में है, 110। उसका एक्सेप्शन किस सेक्शन में पूछ सकता है, 3 सेक्शन, 111, आपका 112 और 113। तो आइए 111 देखिए। 111 से भाई सेक्शन से क्वेश्चन बनता है। दृष्टांत देखिए, दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। तो फिर एक बार देखिए, जबकि एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। अब एक उदाहरण देखिए, आपका कह सकते हैं कि उदाहरण ये आया कि अगर ए बी को उकसाता है, बी 6 साल का बच्चा है और बी को उकसाता है कि हे बी, तुम सी के खाने में क्या मिला दो, जहर। और इस उकसाहट के परिणाम स्वरूप बी एक भिन्न कार्य कर देता है, यानी कि जहर डालना था सी के आपका भोजन में और जहर किसके भोजन में डाल दिया, डी के। तो सेक्शन 111 का अब तक हमने जो बताया वह ये कहता है कि ये माना जाएगा कि ए ने सीधे किस कार्य का दुष्प्रेरण किया था, तो किसके खाने में जहर डालने का, डी का। इसका मतलब कि एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और दुष्प्रेरक ने क्या किया कि भाई उससे भिन्न कार्य या दूसरा कार्य कर दिया। तो एक बी को कहा गया था सी के खाने में जहर डालने के लिए और किसके खाने में डाल दिया, डी के। तो ए माना जाएगा कि ए ने डायरेक्ट किसके खाने में जहर डालने के लिए दुष्प्रेरित बी को किया था, डी के। तो बताइए 110 का अपवाद हो गया कि नहीं। 110 में तो कहता है कि विस्तार नहीं होगा और 111 में क्या हो जा रहा है, विस्तार। लेकिन शब्द जरूर पढ़िएगा जो प्रोविजो है, क्योंकि ये विस्तार तभी होगा जब मामला किसमें आ जाए, प्रोविजो में। देखिए, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिसमें वह दुष्प्रेरण गठित होता था। परंतु सतर्क रखे, परंतु इस विस्तार के दायित्व को लिमिट में रखता है, सीमित करता है। तो फिर एक बार आपका कौन कौन धाराएं परिसीमित कर देती है कार्य को। तो एक तो 99 याद रखिएगा, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को क्या करती है, परिसीमित। उसके बाद आपका 111 की जो सेक्शन का विस्तार हमने बताया कि ये सीधे किसकी हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा, डी के। लेकिन परंतु इस विस्तार पर थोड़ा क्या करता है, कंट्रोल लगाता है। क्या कहता है कि अब ये देखा जाएगा क्या कि दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम यह कार्य था, यानी कि क्या भी माने क्या इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि ए ने बी को दुष्प्रेरित किया है, तो बी उस उकसाहट में या षड्यंत्र में या शासक सहायता के अनुसरण में क्या इस बात की संभावना थी कि वह सी के खाने में जहर न डालकर डी के खाने में डाल देगा। अगर संभावना थी तो दायित्व बढ़ेगा और संभावना नहीं थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो दायित्व नहीं बढ़े। संभावना थी कि नहीं, इसको समझाने के लिए आपका 3 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। अब संभावना पर हम देखेंगे और 3 उदाहरण अच्छे से याद रखना है। अगर आप तीनों में एक ही पॉइंट पकड़िएगा
कि अगर पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, तो ए के दायित्व का विस्तार करा दीजिएगा। अगर संभावना नहीं थी तो ए के दायित्व का विस्तार होगा कि नहीं? नहीं होगा। यानी कि 111 के जो सामान्य नियम है उस पर कुछ कंट्रोल कौन सा लगाता है? प्रोविजो। अब तीनों दृष्टांत रट्टा मार कर जाइए, चाहे समझ में आए ना आए, और कोई उपाय नहीं है कंपटीशन के लिए। पहला, को एक शिष्य को यह के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता माने दे देता है। वह शिष्य उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से म के भोजन में जो य के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु क के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने उस शिष्य को म के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। अब पहले बच्चे पर आइए। यहीं एक 6 वर्षीय बच्चा है। ए ने बच्चे को उकसाया कि तुम सी के भोजन में क्या डाल दो? जहर। और उसी जगह पर डी का भी भोजन क्या है? रखा गया। बच्चा जाता है, हड़बड़ा कर उकसाहट में जाता है, ब्रेन वॉश किया है इन्हें, और उस ब्रेन वॉश के असर में सी के भोजन में जहर ना डालकर किसके भोजन में जहर डाल देता है? डी के। अब पॉइंट आपको यहीं पकड़ना है कि क्या बी ने जो डी के भोजन में जहर डाला है, क्या ए द्वारा दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम यह था? यानी कि क्या इस बात की संभावना थी कि जब जब बच्चा जाएगा जहर डालने तो सी के भोजन में न डालकर डी के भोजन में डाल सकता है? अगर संभावना थी तो ए आपका किसके मने हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा? डी का। तो बच्चा है, छोटा है, उकसाहट में डाल ही सकता है। तो कानून कहता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि बी किसके भोजन में जहर डाल दे? डी के। तो ए का दायित्व बढ़ेगा और माना जाएगा कि ए ने किसकी हत्या के दुष्प्रेरण के लिए बच्चे को उकसाया था? डी के। दूसरा देखिए, ख को यह का गृह जलाने के लिए क उकसाता है, ख उस गृह को आग लगा देता है और उसी समय आपका चोरी भी करता है। अब समस्या यह है कि क्या चोरी का क्या ये अधिसंभाव्य परिणाम था कि जाएगा आग लगाने तो चोरी भी करेगा? यही दिमाग आपका कवर करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, बेरेक का दिमाग लगाना है। इसी उदाहरण में देखिए, ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी के घर में आग लगा दो। बी जाता है, आग लगाता है और वहां चोरी भी कर लेता है। अब ये देखा जाएगा कि क्या ए ने बी को जो दुष्प्रेरित किया था आग लगाने के लिए, क्या ये संभावना थी कि बी जाएगा तो चोरी भी कर लेगा? तो कानून कहता है कि इस बात की संभावना नहीं थी। अतः ए आग लगाने के लिए दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा, लेकिन चोरी के लिए नहीं। भाई रट कर जाइए, आपका फिर हम बता दें। भाई आपका किसके लिए दंडनीय होगा? आग लगाने के लिए, लेकिन चोरी के दुष्प्रेरण के लिए नहीं। तीसरा दृष्टांत, ख और ग को एक बसे हुए गृह में अर्धरात में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उकसाता है और हथियार भी देता है। अब आइए, यानी कि इसका मतलब कि एक उदाहरण देखा जाए। अब संभावना थी कि नहीं आप बताइएगा, अब हम तो उदाहरण बता ही रहे हैं। ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम जाकर घरों में चोरी करो और आग लगा देना, फिर चोरी करना और ये बंदूक भी ले जाओ। तो बंदूक क्यों दे रहे हो भाई?
अगर बंदूक दे रहे हो इसका मतलब कि कोई विरोध करेगा तो हम क्या करेंगे, मार देंगे। तो एक आदमी विरोध किया और आपका ठोक दिया वह जाके, इसका मतलब कि तुम आपका केवल बंदूक देकर ये दिखा रहे हो कि कोई अगर मैंने बंदूक अगर दिए हो तो इस बात की संभावना है कि वो मौन नहीं रहेगा, वह बंदूक हो सकता है क्या करे, चला दे। तो दृष्टांत फिर से एक बार लास्ट में देखिए। ख और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्र में लूट करने के प्रयोजन से भेदन माने ब्रेक करना, हाउस ब्रेक करना यानी कि सेंध मारना के लिए को उकसाता है। तो एक व्यक्ति को नहीं उकसाया, कितने को उकसाया, दो को। कौन, किसको किसको, ख और ग यानी कि बी और सी। और उसको उन उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है, मैंने हथियार दे दिया, मान लीजिए बंदूक ही दे दिया। ख और ग गृह भेदन करते हैं यानी कि हाउस ब्रेक करते हैं, सेध मारते हैं। और यह द्वारा जो निवासियों में से एक हैं प्रतिरोध किए जाने पर यह की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम थी तो क हत्या के लिए भी दंडित होगा और आपका गृह भेदन के लिए तो दंडित होगा ही, एक और अपराध के लिए दंडित होगा, किसके लिए, मर्डर के लिए। क्योंकि कानून ये मानता है कि जब आप हथियार दे रहे हैं तो इस बात की संभावना था कि अगर कोई विरोध करेगा सेंध मारने में तो ये सब उसको क्या करेंगे, ठोकर कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। तो अभी रेस्ट ले लीजिए आपका 10-12 मिनट बाई 15 मिनट का, तब सीआरपीसी चलेगी। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा दुष्प्रेरण, तब आपका षड्यंत्र एक दिन पूरा लगेगा और तब आपका प्री क्या स्टाइल में चलेगा। जैसे 121 से आया उसके बाद तो आपका 4-5 दिन में हम 100-150 धारा खींच देंगे। उसके बाद आपका 141 160